ओके गाइस, चलिए लेट्स स्टार्ट। एंड गाइस प्लीज आज की क्लास में प्रॉपर ध्यान देंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास डिसाइड करेगी कि आपको ये चैप्टर कितने अच्छे से आएगा। ठीक है, अपने कॉपी पेन वगैरह सब साथ में रखिएगा। मैं चीजों को बहुत डिटेल में समझाऊंगा, चाहे कितना भी डिले हो जाए मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर मुझे एक और क्लास लेनी पड़ेगी बेसिक समझाने के लिए, कोई टेंशन नहीं है। बट वंस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर एवरीथिंग विल बी फाइन। तो प्लीज पे अटेंशन, प्रॉपर ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। किसी को कहीं पर भी डाउट हो एज यूजुअल आप पूछ लीजिएगा। मुझे कोई चिंता नहीं है अगर मेरी एक क्लास एक्स्ट्रा भी जाती है फॉर टीचिंग द बेसिक्स। सो ऑन दैट नोट चलिए इसको क्विकली स्टार्ट करते हैं। ग्रेट। ओके गाइस, चलिए देखिए हमने लास्ट क्लास में किया क्या था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गाइस ये समझा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक, उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, और हमने ये समझा था कि चार स्पेशल चीजें थी: कैश इक्विवेलेंट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन चारों के बारे में हमने डिटेल में समझा था, और फिर हमने क्लासिफिकेशन भी करा था कि कौन सा आइटम कहां पर जाता है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चीज तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये अकाउंट नहीं है ना, ये एक स्टेटमेंट है। तो यहां हम कुछ भी डेबिट और क्रेडिट नहीं करने वाले। सर फॉर्मेट क्यों जरूरी है? बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसको वो किसके अंडर में आता है? एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। स्टैंडर्ड 3 का नाम ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हमें ये बताता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा होगा, कौन सी चीज किस एक्टिविटी में जाएगी और उसका प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है। सो बी कॉशियस, जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो जो फॉर्मेट अभी हम सीख रहे हैं आप एज इट इज इसी फॉर्मेट में बनाएंगे जैसा कंपनीज एक्ट में या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। तो और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम भी याद रखिएगा, कौन सा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, AS3, जिसका नाम ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने क्या बोला कि आपके दो कॉलम्स बनेंगे। पहला कॉलम्स पर्टिकुलर्स एज यू नहीं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप कंपनी का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द कंपनी, और उसके नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, जो भी होगा इस ईयर के लिए आप बना रहे हैं। ये हेडिंग हो गई। उसके बाद आप क्या बनाएंगे, दो कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, और एक कॉलम बनाएंगे आप अमाउंट का। अमाउंट का कॉलम तो एक ही जरूरी है, लेकिन हम लोग दो अमाउंट के कॉलम बनाएंगे। दो क्यों? ये डिटेल का अमाउंट होगा और ये फाइनल अमाउंट होगा हमारा। ठीक, तो कुल मिला के हमारे पास तीन कॉलम होंगे। इसको मैं थोड़ा कॉलमनर फॉर्म में बना लेता हूं। चलिए गाइस, ये फॉर्मेट हो गया हमारा। लेकिन ये फॉर्मेट मैंने बड़ा छोटा सा बताया है क्योंकि मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। इतना छोटा फॉर्मेट नहीं होगा, 1.5 पेज लगेगा पूरा एक सिंगल क्वेश्चन करने में। सो पहले हम समझ लेते हैं कि होगा क्या इसके अंदर। इसके अंदर होगा क्या गाइस, आपका जो सबसे पहला आइटम आएगा, सबसे पहला आइटम वो क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लाइन करेंगे, फिर यहां पर क्या होगा, यहां पर कुछ ना कुछ आइटम्स आएंगे जो जो चीजें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आते हैं। जैसे हमने सीखा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। और फिर हम क्या करेंगे, यहां पर उनका अमाउंट लिखेंगे, जो भी अमाउंट होगा, 1 2 3, जो भी अमाउंट होगा 1 2 3। तो अब कुछ चीजें इनफ्लो होंगी, कुछ चीजें आउटफ्लो होंगी। जो चीज जो चीज इनफ्लो होगी वो हम प्लस में लिखेंगे, मतलब विदाउट एनी साइन। और जो चीज माइनस में होगी तो हम माइनस साइन यूज नहीं करेंगे। ये याद रखिएगा, कंपनी अकाउंट्स में कभी भी माइनस साइन यूज नहीं होता है। तो सर हम कैसे शो करेंगे गाइस, हम इसको ब्रैकेट में शो करेंगे जो भी अमाउंट होगा। एनीथिंग इन द ब्रैकेट, एनीथिंग इन द ब्रैकेट वो माइनस होता है। ठीक है, सो इस तरीके से आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनकर तैयार हो जाएगा, और उसका जो फाइनल टोटल होगा वो आप आउटर कॉलम में लगा देंगे यहां पर, जो भी फाइनल टोटल होगा। ठीक है, यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं, नेम ऑफ द आइटम। इधर अमाउंट आ गया,
और इधर पर आपका फाइनल टोटल आ जाएगा। तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग हो गया। उसके बाद सेकेंड हेडिंग क्या होगी आपकी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। गाइस बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान मत भटकाइएगा, आज की क्लास का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये ऐसे ही आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी जो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम होगा वो लिख लेंगे, यहाँ पर आप अमाउंट लिख लेंगे। तो इसमें भी कुछ चीजें प्लस में होंगी, कुछ चीजें माइनस में होंगी, जो चीज माइनस में होगी वो ब्रैकेट में हो जाएगी, और फिर अगेन इसका फाइनल टोटल जो है वो आप आउटर कॉलम में लिख लोगे, ठीक। ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद तीसरी हेडिंग आएगी आपकी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें भी यही होगा, आपका नेम ऑफ द आइटम आएगा, ठीक है। कितने भी आइटम आ सकते हैं, कोई चीज प्लस में होगी और कोई चीज माइनस में होगी। इसका भी फाइनल टोटल आप आउटर कॉलम में लगा लेंगे। तो हमने क्या बोला, इसका जो फाइनल टोटल है वो आउटर कॉलम में आ जाएगा। तो आपको क्या दिखा, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये देखने को मिला। सो हमने क्या देखा, हमने देखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा हमारा। ऊपर हमारे पास हेडिंग्स होंगी, हेडिंग्स में हमारे पास क्या क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखेंगे, नेम ऑफ द कंपनी लिखेंगे और फॉर द ईयर एंडेड लिखेंगे। तो फॉर्मेट बनाओगे, तो फॉर्मेट बनाते तक आपको क्या ध्यान रखना है कि सीक्वेंस यही का यही होगा। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगा, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी आएगा। इतना छोटा फॉर्मेट नहीं होगा गाइस, ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक। तो हमने क्या करा, थ्रू दिस हमने तीनों का एक फाइनल टोटल निकाल दिया। ये जो फाइनल टोटल है वो भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अगर माइनस में है तो आपको क्या करना है, सिंपली ब्रैकेट में लिखना है। इस तरीके से ये तीनों फाइनल आंसर आ गए। सो दिस विल बी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, दिस विल बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड दिस विल बी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आप एक ग्रैंड टोटल लगाओगे, ये जो नेट टोटल आया ना तीनों एक्टिविटी का, इनका एक ग्रैंड टोटल यहां पर आएगा। ये जो ग्रैंड टोटल होता है ये हमारा होता है नेट कैश इनफ्लो, अगर प्लस में है तो, और माइनस में है तो आउटफ्लो फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड जिस पीरियड के लिए हमने ये बनाया, ये नेट कैश फ्लो आ गया। फिर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आप इधर ऐड करेंगे, जैसे ही आप इसमें ये आपका जो नेट आंसर आया है, नेट आंसर में आप लोग जैसे ही ओपनिंग बैलेंस को ऐड करेंगे तो यहां पर एक फाइनल आंसर आएगा। वो फाइनल आंसर क्या होगा, वो फाइनल आंसर होगा आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कहां पर जाकर हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो हमारा अल्टीमेट इंटेंशन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त क्या होता है, हमें ये सही निकालना है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब अच्छी बात क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ, कि आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों गिवन होता है, किसका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो आप पूरी मेहनत करके नेट वाला आंसर निकालेंगे, कौन सा वाला आंसर, ये वाला आंसर निकालेंगे, और फिर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा, आप इस नेट आंसर में ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मेरा बैलेंस क्लोजिंग के बराबर आया है या नहीं आया है, ठीक है। कैसे सर, ये कैसे होगा मैं बताता हूं आपको, मैं शो करता हूं। देखिए गाइस, आपको क्वेश्चन कैसा दिया होगा, आपको क्वेश्चन गाइस इस तरीके से दिया हुआ, ये जैसे दिया हुआ ना, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको। हाँ, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिए आपको क्या दिया हो, यहाँ पर सारे एसेट्स और लायबिलिटीज दिए हो, और अगर आप नीचे यहां पर देखोगे, ये आपको एक आइटम दिया है, ये क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, बैलेंस शीट में ये क्या दिया हुआ है, 2020, ये क्या दिया हुआ है, 2019।
2019 मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है। सर ओपनिंग बैलेंस कैसे? लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होगा, तो ये ओपनिंग बैलेंस होगा और ये क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो देखिए हमको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका एक नेट आंसर आएगा। ठीक, इस नेट में आप क्या करोगे? प्लस करोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जैसे इस क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया? ये 15,000। तो आप प्लस करोगे यहां पर 15,000, तो आपका आंसर किसके बराबर आना चाहिए? इस 18,000 के बराबर आना चाहिए। इट मींस मैं आपको अभी भी बता देता हूं कि जब ये क्वेश्चन करेंगे इसका नेट का आंसर 3,000 आएगा। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ अच्छी बात क्या है कि आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया। तो ये एक सेटिस्फेक्शन वाली बात होती है कि हाँ यार चलो आंसर हमारा बराबर आ गया क्योंकि मैं क्लोजिंग बैलेंस पर पहुंच गया। एम आई क्लियर ऑन दिस गाइज? एक बार फिर फॉर्मेट के ऊपर नजर डालते हैं। गैस किसी को कोई डाउट फॉर्मेट में? एक बार फिर फॉर्मेट रिपीट कर देता हूं। हमने क्या बोला? हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, उसके बाद आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा और उसके बाद फाइनेंसिंग होगा। तीनों का सेपरेट आंसर आएगा। इन सबका नेट आंसर टोटल करेंगे, उसमें ओपनिंग बैलेंस को ऐड करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आना चाहिए। ये फॉर्मेट क्लियर है? तो ये एक ओवरव्यू है आपके फॉर्मेट का, ठीक है ना? जो बाकी टीचर्स है ना वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक एक एक्टिविटी करके समझाते हैं, तो हमें एक्चुअली पिक्चर नहीं दिमाग में फ्रेम हो पाती है कि एक्चुअली कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखेगा कैसा। तो मैंने आपको एक पिक्चर दिखा दी कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये शॉर्टर वर्जन है, ठीक है? अब आते हैं सर इसके अंदर एंट्री कैसे होगी, कैसे हम लोग चीजों को इसमें लिखेंगे इसके अंदर, तो वो आते हैं। अब गाइज आपका जो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना, ये बेचारे सीधे साधे हैं मेरी तरह, एकदम शांत स्वभाव के। ये डायरेक्ट मेथड से हो जाते हैं। हंसने की बात नहीं है, मैं बहुत सीधा हूं, ठीक है? तो ये बेचारे सीधे साधे हैं। कौन से? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। सर कैसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व हो जाते हैं? चलिए आइए उसका एक आपको एग्जांपल दिखाता हूं। तो पहले मैं क्या करता हूं, उस क्वेश्चन को यहां पर लेकर आता हूं। देखिए गाइस, मैं आपके सामने है ना क्वेश्चन लेकर आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा। ये तो मैंने आपको वहां पर एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए मैं बताता हूं एक एक करके, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। कोई मुझे बताएगा इधर ये जो शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ये कौन सी एक्टिविटी होता है? इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। वेरी गुड, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। आप देखो ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 2,50,000। मतलब क्या हुआ? हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई है। तो शेयर कैपिटल इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि हमने शेयर्स इशू करा होगा, हमने शेयर्स इशू करा होगा। अब मुझे ये बताइए, शेयर इशू करने से कैश का इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है? इनफ्लो। इनफ्लो होता है जब हम, तो ये क्या हुआ? 50,000 का हमारा इनफ्लो हो गया। और ये कौन सी एक्टिविटी था? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इजी से कर लिया आपने। तो हम क्या करेंगे, जब हम अपना ये फॉर्मेट बना रहे होंगे तो हम ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसमें आपका लिख लेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, सीधा सीधा लिख देंगे 50,000। सिंपल, कोई टेंशन नहीं। ठीक, चलिए तो ये मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बेचारा सीधा साधा मेरी तरह, कोई टेंशन ही नहीं दिया। ठीक, उसके बाद आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एग्जांपल देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। मैंने आपको क्या बताया था? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है? सारे लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। ये देखिए, ये दिया हुआ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। एसेट। हाँ, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 4,10,000। तो अब मेरे एसेट्स इंक्रीज हो गए हैं। कितने से इंक्रीज हुए हैं? 1,10,000 से। तो बताइए आपके एसेट इंक्रीज क्यों हुए होंगे? परचेज। एग्जैक्टली, हमने क्या करा होगा? एसेट्स को परचेज करा होगा, परचेज। तो परचेज से कैश का इनफ्लो होता है कि आउटफ्लो होता है?
आउटफ्लो। सर एसेट आएगा लेकिन कैश जाएगा, आपका टोटल फोकस कहां पर होगा? कैश के ऊपर होगा। तो मैंने क्या बोला कि आपका एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? परचेज करा होगा, परचेज कर रहा होगा तो कैश का आउटफ्लो होगा। और ये एसेट कौन सी एक्टिविटी में जाता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो मैं क्या करूंगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाऊंगा, यहां पर क्या लिख लूंगा? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और क्योंकि परचेज करा है, कैश का आउटफ्लो है, तो मैं ब्रैकेट में लिख लूंगा 1,10,000। ये समझ में आया? तो बेचारे सीधे साधे हैं, कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। लेकिन असली मजा कौन देता है? असली मजा करवाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नाउ गाइस बी रेडी, टोटली फोकस, क्योंकि मैं अब आपको ऑपरेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमें दिक्कत देता है, ठीक है। चलिए, सो मैंने आपको क्या बताया? 3 एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अब इसमें से जो फाइनेंसिंग होता है और जो इन्वेस्टिंग होता है वो बेचारे डायरेक्ट मेथड से हो जाते हैं, ठीक। लेकिन जो हमारा ऑपरेटिंग मेथड होता है, ऑपरेटिंग मेथड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसको हम डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते। वैसे कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। सर क्यों डिफिकल्ट है डायरेक्ट मेथड? चलिए उसको भी देख लेते हैं। ओके, डायरेक्ट मेथड क्यों डिफिकल्ट है? मैंने आपको क्या बताया था? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है? कैश सेल्स, और क्या आता है? कैश परचेज, ठीक। और क्या आता है? एक्सपेंसेस, ठीक। ये सब चीजें आती है। अभी तो मैं 3 ही आइटम बता रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारे आइटम आते हैं, एक्सपेंसेस की लिस्ट होती है पूरी की पूरी, ठीक। तो ये चीजें आती हैं। अब आपको क्वेश्चन में दिया क्या है? सिर्फ बैलेंस शीट दी है। क्या इस बैलेंस शीट को देखकर आप मुझे बता सकते हो कितना कैश सेल्स हुआ होगा? नहीं बता सकते। क्या इस बैलेंस शीट को देखकर आप बता सकते हो आपने कितना कैश परचेज किया होगा? नहीं बता सकते, ठीक है। कितने एक्सपेंसेस हुए बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। सो इफ यू वांट टू गो थ्रू डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है। क्या क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत है? आपको पूरा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए, और तो और आपको डेटर्स का अकाउंट भी चाहिए, और तो और आपको सेल्स का अकाउंट भी चाहिए कि कैश सेल्स पता चले, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है, और वो बहुत लेंदी प्रोसेस भी होता है। इसलिए हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड। ये मेथड का नाम मैंने नहीं रखे हैं, ये एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है। सो जो आपका ऐसे करते हैं, जो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आप डायरेक्ट मेथड से कर लेते हो, ठीक। उसके बाद आपका जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो भी आप डायरेक्ट मेथड से करते हो। लेकिन जो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो डायरेक्ट मेथड से करते हो। और गाइज इवन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो भी यही बोलता है कि यूज इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड अब यूज ही नहीं होता है। एम आई क्लियर? चलिए, तो मैंने आपको क्या इतनी देर जो मैंने बकवास करी वो एक ही चीज के लिए करी कि जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट होगा वो कौन से मेथड से होगा? इनडायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड यूज नहीं होगा। चलिए आइए इस इनडायरेक्ट मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर हेडिंग सर हाँ सर डेटर्स तो बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं। हाँ, डेटर्स बैलेंस शीट में होंगे। अच्छा ओके, चलो मुझे ये बताइए, बैलेंस शीट मैंने तुम्हें दी, कहाँ गई बैलेंस शीट? ये बैलेंस शीट मैंने तुम्हें दी। अब इस बैलेंस शीट में डेटर्स दिख रहे हैं? हाँ सर, ये ट्रेड रिसीवेबल जो होते हैं वो डेटर्स ही होते हैं। ओपनिंग बैलेंस 40,000 था, क्लोजिंग बैलेंस 60,000 था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे डेटर्स ने तुम्हें कैश कितना दिया? बता सकते हैं हर्षल? नो। नहीं बता सकते। यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर पाते। ये तो एक आइटम है, ठीक है। अब अपने को एक्सपेंसेस भी लिखने हैं। तो तुमने सैलरी का कितना पेमेंट किया है टोटल? क्या इसको देखकर तुम बता सकते हो?
कि टोटल सैलरीज कितनी कैश में पेमेंट करी है, नहीं बता सकते। दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू यूज दैट डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से भी होता है पर आपको और इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, पर सिंस हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, दैट्स व्हाई वी यूज इनडायरेक्ट मेथड। एम आई क्लियर ऑन दिस हर्षल? यस सर। ऑसम। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो गाइस अब पूरा फोकस यहाँ पर ले लीजिए, जैसे ऊपर हमने दी थी, तो यहाँ पर हम सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बात करेंगे। अब गाइस थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे। आइए, तो मैंने आपको ये बताया था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में क्या आता है, सारे इनकम, एक्सपेंसेस, कैश सेल्स, कैश परचेस, ये सब आते हैं। या फिर इन शॉर्ट मैंने आपको क्या बोला था कि जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इसमें जो आइटम आते हैं लगभग सारे के सारे जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं। सो अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट को देखूं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखूं तो क्या आता है, सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ आइटम्स लिखते हैं, इस तरफ आप कुछ आइटम्स लिखते हैं, तो आपका यहाँ पर जीपी आता है। फिर इस जीपी, ये ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ खत्म हो जाता है, फिर जीपी को आप यहाँ पर लिखते हैं, फिर यहाँ पर आप अपने एक्सपेंसेस लिखते हैं, कुछ ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम होंगी, तो फिर आपका यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता है। यस और नो? ठीक, इसमें आपने मैम ने क्या बोला कि यहाँ पर हमारे पास कुछ आइटम्स होंगे, यहाँ पर आइटम्स होंगे, जीपी आएगा, इस जीपी को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो फिर हमारे पास इधर कुछ आइटम्स आएंगे, फिर इधर नेट प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, यही डिस्कस किया हमने। ठीक, सो मैंने आपको क्या बोला, ट्रेडिंग और पीएनएल में जितने आइटम आते हैं लगभग वो सारे के सारे, मतलब ये सारे जो हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएंगे। ठीक, तो अगर इन सारे आइटम्स को मैं अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखूंगा तो जो एक्सपेंसेस हैं वो माइनस में होंगे, जो इनकम है वो प्लस में होंगे। तो जब मैं इनको एक एक करके आइटम लिखूंगा यहाँ पर, तो अल्टीमेटली मेरा फाइनल आंसर तो यही आएगा ना? यस और नो? है ना? तो जब आंसर यही आने वाला है, सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट डायरेक्टली विद द नेट प्रॉफिट। अगर मैं एक एक इंडिविजुअल आइटम को भी लिखूं, ट्रेडिंग और पीएनएल का अगर एक एक इंडिविजुअल आइटम में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर लिखूं, तो अल्टीमेटली मैं कहां पहुंच जाऊंगा? नेट प्रॉफिट पे पहुंच जाऊंगा। तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट? तो अगर मैंने यहां पर नेट प्रॉफिट लिख लिया, इट मींस मैंने ये सारे आइटम जो हैं वो यहां पर लिख लिए, है ना? सो व्हाट आई एम सेइंग दैट हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत कहां से करते हैं? नेट प्रॉफिट से करते हैं। अब आप बोलोगे सर नेट प्रॉफिट तो इनकम स्टेटमेंट से मिलता है, पर आपने जो ऊपर क्वेश्चन दिखाया उसमें तो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट कहां से मिलेगा? है ना? ये भी एक क्वेश्चन आएगा। सो गाइस आप यहां पर बी नंबर पॉइंट देखिए, क्या लिखा है? रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो खैर यहां तो इन्होंने जनरल रिजर्व लिखा है, बट रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स ही होते हैं। तो ये जो 50,000 और 70,000 है ना, ये प्रॉफिट को ही डिनोट कर रहे हैं। तो ये क्या बताना चाह रहा है कि लास्ट ईयर आपका प्रॉफिट था 50,000 और करंट ईयर में वो प्रॉफिट का बैलेंस बढ़कर 70,000 हो गया है, मतलब 20,000 से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। ये इंक्रीज क्यों हुआ है? क्योंकि ये नेट प्रॉफिट तो है, कौन सा? करंट ईयर का नेट प्रॉफिट। यस और नो? यस और नो? है ना? तो हम लोग कैसे निकालते हैं नेट प्रॉफिट को? नेट प्रॉफिट को हम लोग कैलकुलेशन करते हैं करंट ईयर का रिजर्व एंड सरप्लस माइनस प्रीवियस ईयर का रिजर्व एंड सरप्लस। अगर आप करोगे कैलकुलेट, तो आपका जो आंसर आएगा वो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। ये समझ में आया गाइस? चलिए, तो हमने क्या करा? नेट प्रॉफिट से शुरुआत करा। अब इनडायरेक्ट मेथड कैसे गाइस? डायरेक्ट मेथड कब होता? जब मैं एक एक आइटम को यहां लिखता, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक एक आइटम अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इनडायरेक्ट मेथड शुरू कर रहे हैं, मतलब उल्टे से शुरू कर रहे हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, अभी आ रहा है टेक्निकल पॉइंट। सो मैंने आपको क्या बोला? दैट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट्स विद नेट। अब नेट प्रॉफिट अगर मैंने यहां लिख लिया, इट मींस मैंने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक आइटम उठाकर लिख दिया है, सबका इफेक्ट दे दिया है। ठीक, सबका। लेकिन गाइस हमें सबका नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए? हमें सिर्फ चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहिए, सिर्फ ऑपरेटिंग चाहिए। सर आप इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हो? क्योंकि गाइस जो आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, मैंने उसमें बोला जनरली सारी चीजें ऑपरेटिंग होती हैं जनरली,
लेकिन कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो ऑपरेटिंग नहीं होते हैं, उनको वो भी ट्रेडिंग एंड P&L में आ जाते हैं। ऐसे आइटम्स को क्या बोलते हैं? नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। सर ऐसे कौन से आइटम होते हैं गाइस? जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड पेड। हमने पढ़ा था डिविडेंड पेड कौन सा होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। लेकिन जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा तो ये डिविडेंड हमने क्या होगा, इसको एक्सपेंस ट्रीट कर कर हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस कर दिया होगा। यस और नो? इट मीन्स जो नेट प्रॉफिट मैंने लिखा हुआ है उसमें डिविडेंड पेड का इफेक्ट भी दिया हुआ है। और डिविडेंड पेड एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम होता है, ऑपरेटिंग आइटम नहीं होता है। समझ में आया? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपने नेट प्रॉफिट उठा लिया, मींस आपने सारे आइटम्स उठा लिए, मींस आपने ऑपरेटिंग आइटम्स को भी उठा लिया, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को भी उठा लिया, बट अब आपको चाहिए सिर्फ ऑपरेटिंग। तो हम क्या करें, इसमें से, इस नेट प्रॉफिट में से अगर मैं नॉन ऑपरेटिंग चीजों का इफेक्ट हटा दूं, रिवर्स कर दूं, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ऑपरेटिंग बच जाएंगे। मतलब इसको ऐसे समझिए, एक एग्जांपल कि मैंने क्या करा था, मेरे पास मैंने बोला मेरी क्लासरूम है, सारे बच्चे अंदर आ जाओ। ठीक है, सारे बच्चे अंदर आ गए, 11th और 12th दोनों के बच्चे अंदर आ गए, लेकिन 12th के कुछ बच्चे अभी भी बाहर हैं। ठीक, तो अगर मुझे सारे 12th के बच्चे यहां पर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 11th वालों को हटाना पड़ेगा और 12th वालों को इंक्लूड करना पड़ेगा वापस से, है ना? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने नेट प्रॉफिट उठा लिया। नेट प्रॉफिट उठा लिया मतलब हमने नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग दोनों आइटम्स को रख लिया है। अगर इस नेट प्रॉफिट में से मैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को रिवर्स कर दूं, माइनस नहीं बोल रहा हूं, रिवर्स कर दूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो ऑपरेटिंग होगा। यस और नो? किसी को मेरे इस स्टेटमेंट में डाउट? नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि नेट प्रॉफिट में से हम उन चीजों को रिवर्स करेंगे जो नॉन ऑपरेटिंग है। सर रिवर्स कैसे करा जाता है? रिवर्स कैसे करेंगे, आप यहां पर ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस तो माइनस होते हैं, आप प्लस क्यों कर रहे हो? बेटा मैं रिवर्स कर रहा हूं। मैं कौन से पॉइंट पर हूं? मैंने नेट प्रॉफिट से शुरुआत करी है, मतलब मैंने यहां नीचे से शुरुआत करी है। मतलब मैं सारी चीजें, सारे एक्सपेंसेस माइनस कर चुका हूं। मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर चुका हूं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर चुका हूं। पर मुझे तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही माइनस करने थे, नॉन ऑपरेटिंग का तो मुझे कुछ करना ही नहीं था। पर मैं नॉन ऑपरेटिंग को माइनस कर चुका हूं, अब उनका इफेक्ट हटाने के लिए मुझे उसको प्लस करना पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए मैंने क्या करा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर दिया। और क्या कर दूंगा, जैसे नॉन ऑपरेटिंग को प्लस कर दिया ऐसे ही माइनस कर दूंगा, क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सर माइनस क्यों करोगे? क्योंकि पहले प्लस कर चुका हूं। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट मतलब सब कुछ इंक्लूडेड है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी प्लस कर दोगे। बट नॉन ऑपरेटिंग तो हमें चाहिए ही नहीं ना, हमें तो सिर्फ ऑपरेटिंग चाहिए, ऑपरेटिंग 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 चाहिए। तो नॉन ऑपरेटिंग को रिवर्स करना है। तो जो एक्सपेंसेस थे नॉन ऑपरेटिंग, उनको प्लस कर दिया तो उनका इफेक्ट हट गया, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी उनको माइनस कर दिया तो उनका इफेक्ट हट गया। यहां इस पॉइंट पे मैं 2 मिनट 2 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं। कोई किसी को डाउट होगा इस पूछिए, आई एम सीरियस अबाउट इट। किसी को एक कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो अब मेरी बात सुनिए। अभी मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ ना, ये इफेक्ट इफेक्ट तो हो सकता है आपको लगे कॉम्प्लेक्स, बट एक बार आप फॉर्मेट समझ जाओगे ना, तो जब हम क्वेश्चन करने लगेंगे आपको कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं लगेगा। समझते वक्त थोड़ा सा दिक्कत है, ऑपरेट करेंगे, 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मैं तो आपको सारी चीजें बनी बनाई दे दूंगा कि किस चीज को प्लस करना है, किस चीज को माइनस करना है। बट कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। रटना रट भी जाएगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ग्रेट। सो गाइस, तो हमने क्या करा, हम इनडायरेक्ट मेथड जा रहे हैं, नीचे से जा रहे हैं, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मैंने नीचे से शुरुआत करी नेट प्रॉफिट से। तो जो हमारी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते, मतलब जो नॉन ऑपरेटिंग है, उनको हमने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के लिए एक्सपेंसेस को प्लस कर दिया और इनकम को माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब अपने पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया।
सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आया? क्योंकि हमने अपने नेट प्रॉफिट में से सारी नॉन गंदगियों को हटा दिया, सारे नॉन ऑपरेटिंग चीजों को हटा दिया है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हटा दिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हटा दी। तो सर आंसर आ गया? मतलब नहीं, अभी नहीं आया, सब्र करो। अब हमें क्या चाहिए? ऑपरेटिंग तो आ गया, लेकिन हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें कैश चाहिए था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर तो पहुंच गए, लेकिन अब हमें कैश की भी रिक्वायरमेंट है। तो सर कैश की रिक्वायरमेंट से आप क्या कहना चाहते हैं? तो गाइज मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस ट्रेडिंग P&L में कुछ ऐसे आइटम थे जो नॉन ऑपरेटिंग थे, ऐसे ही कुछ आइटम ऐसे भी होंगे जो नॉन कैश आइटम्स होंगे। सर नॉन कैश आइटम ये क्या होता है? नॉन कैश आइटम का मतलब होता है गाइस ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे ना कैश का इनफ्लो होता है ना कैश का आउटफ्लो होता है। कोई बता सकता है कोई ऐसा अकाउंट का आइटम जिससे ना इनफ्लो होता हो ना आउटफ्लो होता हो कैश का? वेरी गुड अर्शिता, वेरी गुड। डेप्रीसिएशन। गाइस हम लोग अपने एसेट पे डेप्रीसिएशन लगाते हैं ना? क्या किसी को पैसा देते हैं? क्या किसी से पैसा लेते हैं? नहीं, फिर भी वो हमारा एक्सपेंस होता है। और जिन्होंने 11th मेरे पास पढ़ी है, मैंने डेप्रीसिएशन में 1.5 क्लास थ्योरी लिया था और मैंने ये सारी चीज बताई थी कि डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, क्योंकि उससे ना कैश का इनफ्लो होता है ना कैश का आउटफ्लो होता है। और कोई ऐसा आइटम? प्रोविजंस। हम लोग प्रोविजंस क्रिएट करते हैं, रिजर्व्स क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं? प्रॉफिट में से माइनस कर कर उसको अपने पास ही रखते हैं। तो ना कैश का इनफ्लो होता है ना कैश का आउटफ्लो होता है। ठीक है, तो नॉन कैश आइटम कैसे होते हैं? नॉन कैश आइटम लाइक डेप्रीसिएशन, लाइक प्रोविजंस, लाइक रिजर्व्स, ये सारे नॉन कैश आइटम। तो हमारे ये एक्सपेंसेस है, ये इसमें इंक्लूड होंगे। तो हमें तो कैश फ्लो चाहिए। तो अगर मैं नॉन कैश आइटम्स को भी हटा दूं तो मुझे मिल जाएगा कैश फ्लो। यस। तो हम क्या करेंगे? जैसे हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करा, ऐसे ही यहां पर नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे सर एक्सपेंसेस को? क्योंकि पहले माइनस हो चुका है, पर उसके कारण तो कैश का ना इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है, तो उसको रिवर्स करिए, प्लस कर दीजिए, और नॉन कैश इनकम को माइनस कर दीजिए। नॉन कैश इनकम क्या होती है गाइस? अभी एग्जांपल मत समझिए, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, सब समझा दूंगा। नाउ अब अपन ने क्या करा? हमने स्टार्ट करा था ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हमने उल्टा शुरू करा, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करा। नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करा तो हमने क्या करा? हमने ये पढ़ा कि इस नेट प्रॉफिट में कुछ नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी होते हैं और नॉन कैश आइटम्स भी होते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स दोनों को हमने रिवर्स कर दिया। जो एक्सपेंसेस थे उनको प्लस कर दिया, जो इनकम्स थी उनको माइनस कर दिया। तो यहाँ पर कुछ कुछ आइटम्स आ जाएंगे, नेम ऑफ द आइटम लिख लेता हूँ। नेम ऑफ द आइटम, यहाँ पर भी कुछ आ जाएगा। ठीक, तो ये सारे प्लस होंगे और ये सारे माइनस होंगे। अब यहां पर जो आपका आंसर आएगा, क्या सर ये हमारा फाइनल आंसर आएगा जो ये इधर आएगा? नहीं, अभी भी ये फाइनल आंसर नहीं है ऑपरेटिंग का। तो ये क्या आया सर? ये आया गाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये भी हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये हमारा क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? गाइज देखिए, आपने एक्सपेंसेस और इनकम इनका एडजस्टमेंट कर लिया, लेकिन क्या आपने अपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को अभी तक कहीं एडजस्ट करा है? नहीं। ठीक है, अभी तक हमने एडजस्ट नहीं करा। सर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी लाइक डेटर्स, लाइक बिल्स रिसीवेबल्स, लाइक क्रेडिटर्स, अभी तक इनका एडजस्टमेंट नहीं किया रहा है। इनके कारण वही तो कैश पे इफेक्ट पड़ता है, डेटर्स के कारण, क्रेडिटर्स के कारण। तो अभी हमने क्या करा है? अभी हमने इनकम और एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर लिया। अब हमें किसे एडजस्ट करना है? अपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को। सो गाइस, ये जो वर्किंग कैपिटल वाला आंसर आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसके नीचे हम क्या करेंगे? सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे करेंगे गाइस? देखिए, आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के साथ तीन काम हो सकते हैं। या तो वो बढ़ेगा, या तो वो घटेगा,
या तो वो सेम रहेगा। अगर आपके करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब पिछले साल भी 20,000 थे, इस साल भी 20,000 है, इसका मतलब कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। इफेक्ट कब पड़ेगा? या तो वो इंक्रीज हो या तो वो डिक्रीज हो। तो क्या होगा यहां पर हो सकता है इंक्रीज इन करंट एसेट्स या तो फिर डिक्रीज इन करंट एसेट। या तो क्या हो सकता है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज या तो क्या हो सकता है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। ठीक है, अब क्या करना है सर? ये इंक्रीज डिक्रीज का, अगर करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो माइनस कर दो, ओ इंक्रीज हो रहे हैं अगर तो माइनस कर दो, और डिक्रीज हो रहे हैं तो प्लस कर दो। और लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो प्लस कर दो, डिक्रीज हो रही है तो माइनस कर दो। अरे सर ये किसको प्लस करें किसको माइनस करें? कितने करंट एसेट्स रहते हैं साले? 4-4 5-5 करंट एसेट्स दिख जाएंगे, 5-5 करंट लायबिलिटीज दिख जाएंगी, कितना याद रखेंगे? कोई बात नहीं, याद मत रखो, मैं हूं ना। एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। आपने एक गाना सुना होगा, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। सर मतलब गाइस, जहां हंसने की बात होगी वहां रोएंगे, और जहां रोने की बात होगी वहां हंसेंगे। सर ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम ढीठ हैं। जो हमें बोला जाता है हम तो उसका उल्टा ही करते हैं। हमें बोला जाता है पढ़ो तो हम पढ़ते नहीं है, हमें बोला जाता है वीडियोस ऑन रखो तो हम ऑन नहीं रखते हैं। ठीक है ना, तो ढीठ है। तो ऐसे ही अपने इसमें भी होगा, हंसने की बात होगी तो रोएंगे, रोने की बात होगी तो हंसेंगे। हंसना मतलब प्लस, रोना मतलब माइनस। सर कैसे? एक बार बताइए। जैसे गाइस ये करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, हंसने की बात है कि रोने की बात है? हंसने की बात है, क्योंकि अपना एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो फर्म के लिए अच्छी बात है, हंसने की बात है। लेकिन हम रोएंगे, देखो क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अरे भगवान सर क्या क्या बोलते हो यार। पर गाइज यही आपको याद रहेगा, है ना? अपनी क्लास में जब सॉल्व करोगे ना, हंस रहे रो रहे हैं, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये ट्रिक बढ़िया है। ऐसे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स फर्म के एसेट्स होते हैं, डिक्रीज हो रहे हैं तो फर्म के लिए गंदी बात है, रोने की बात है। लेकिन अपन क्या करेंगे? हंसेंगे प्लस करेंगे। ऐसे ही लायबिलिटी, लायबिलिटी देखो, अब लायबिलिटी के साथ उल्टा होता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो ये फर्म के लिए गंदी बात है, रोने की बात है। लेकिन अपन हंसेंगे, प्लस करेंगे। और लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो ये अच्छी बात है, फर्म के लिए हंसने की बात है, लेकिन हम रोएंगे। तब मैं हंसूंगा और तुम रोओगे, बोल आएगा। 3 इडियट्स। सो ये हो गया। सर क्या इसके बाद फाइनल आंसर आएगा कि इसके बाद भी कुछ और है? नहीं, बस अब हो गया, अब हो गया फाइनली। अब जो आपका फाइनल आंसर आएगा इधर करने के बाद, ये सब जो भी प्लस माइनस होगा, जैसे जो माइनस होगा वो ब्रैकेट्स में होगा, जो प्लस होगा वो पॉजिटिव फिगर, नो साइन। अब जो आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा किसका? ऑपरेटिंग का, यहां पर। और इसको आप आउटर कॉलम में लिख देंगे। सो एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। हम जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड कहां से शुरू होता है? ये नेट प्रॉफिट से शुरू होता है। इसमें हम क्या करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस को रिवर्स करते हैं। तो एक्सपेंसेस प्लस हो जाते हैं और इनकम माइनस हो जाती है। सारे एक्सपेंसेस प्लस नहीं होते, ओनली नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो इसलिए नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हम हटा रहे हैं। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को प्लस माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके नीचे हम सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट करने की मैंने आपको ट्रिक बताई, हंसने की बात होगी तो रोएंगे, रोने की बात होगी तो हंसेंगे। फिर जो आपका आंसर होगा यही आपका फाइनल आंसर होगा ऑपरेटिंग का। ये समझ में आया? अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि फॉर्मेट कैसा दिखेगा और आप कैसा बनाओगे, उसके बाद आप नोट करिएगा।
अब देखिए, अब आपका रियल फॉर्मेट बताते हैं कि रियल फॉर्मेट हमको कैसा दिखेगा। सो गाइस देखिए, ये फॉर्मेट ऐसा होगा, कैसा, सबसे ऊपर हेडिंग, अभी आप सुनते जाइएगा फिर लिख लीजिएगा, मैं आपको टाइम दूंगा, पूरा नोट आपको करना ही पड़ेगा, बिना नोट किए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद नेम ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड, 2 कॉलम बनाएंगे, आप एक भी बना सकते हैं, बट हम थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम 2 बना लेते हैं, ये डिटेल अमाउंट है, ये फाइनल अमाउंट है। ठीक, फॉर्मेट इतना छोटा नहीं बनेगा, मैं आपको ये भी बता रहा हूं कितनी लाइंस की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको बता, अब देखिएगा इस कैसे बनेगा ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लिखोगे यहां पर क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये लिखा, इसके नीचे सबसे पहला आइटम आप लिखोगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे आता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ये लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहां प्लस का साइन लगाओगे इमीडिएटली और लिखोगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये प्लस हो जाएंगे। इसके नीचे आप कम से कम 6 से 7 लाइन छोड़ेंगे। ठीक, 6 से 7, तो मैंने 6 छोड़ता हूं, 1 2 3 4 5 6, सातवीं में हम लिखेंगे क्या, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम। इसके नीचे आप 3 लाइन छोड़ेंगे, 1 2 3, ये मेरा एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूं। 3 लाइन छोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और ये जो यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा गाइस, इसके सामने आप एक टोटल का निशान लगाएंगे ऐसा, ये आंसर हमारा चेक होता है, क्रॉस वेरीफाई। तो मैंने अभी तक आपको क्या बोला कि आप सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे, उसके नीचे नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस लिखेंगे, इसके नीचे आप क्या, कितनी लाइंस छोड़ेंगे, 6 to 7 लाइंस। फिर आप लिखेंगे नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम, इसके नीचे कितनी लाइन छोड़ेंगे, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है 3 लाइन से ज्यादा की जरूरत यहां पर नहीं पड़ती। ठीक है, ये हो गया। यहां पर ये होने के बाद फिर आप यहां पर 1 2 3 4 5 6 लाइन आप और छोड़ देंगे। क्यों, वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट करने के लिए। इतना बनाने के बाद आपका सेकंड आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आपका फॉर्मेट 2 पेज में भी जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो हमने कैसे करा, ऑपरेटिंग शुरू करा, देखिए ऑपरेटिंग इतना बड़ा खिंच गया, फिर इन्वेस्टिंग। अब जितना मेरा एक्सपीरियंस है, इन्वेस्टिंग में 5 लाइन से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 2 3 4 और 5 लाइनें। और तीसरी हेडिंग लिखेंगे आप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहां पर थोड़ी सी लाइन इंसर्ट कर लेता हूं। ठीक है, इसके नीचे भी 5 या 6 लाइन से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6। फिर आता है आपका जो फाइनल आंसर, उसको हम क्या बोलते हैं, नेट कैश इनफ्लो या फिर आउटफ्लो। द पीरियड। ठीक, इधर हमारा आंसर आता है, इसके ऊपर एक ग्रैंड टोटल की लाइन आ जाती है। यहां पर देखिए कौन कौन सी लाइन आएगी। सबसे पहले यहां पर एक लाइन आएगी फाइनेंसिंग का टोटल, एक लाइन यहां पर आएगी इन्वेस्टिंग का टोटल, एक यहां पर आएगी ऑपरेटिंग का टोटल। ठीक है, यहां पर ऑपरेटिंग का टोटल आएगा, इधर इन्वेस्टिंग का टोटल आएगा, इधर फाइनेंसिंग का टोटल आएगा और इधर आपका नेट टोटल आएगा। इसमें आप क्या करोगे, ऐड करोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आपका आंसर जो आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है। दिस इज हाउ योर फॉर्मेट विल लुक लाइक। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूं ताकि एक झलक में आपको दिख जाए कैसा दिखेगा। ऐसे इतना छोटा आपको दिख नहीं रहा होगा, अपनी स्क्रीन को जूम करके देख लीजिएगा, इस तरीके से इतना बड़ा फॉर्मेट बनता है अपना। क्लियर है, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में।
और कितनी लाइंस कहाँ छोड़नी है वो भी मैंने लिखा, वो भी आप लिख लीजिएगा। तो पहले मैं यहां से इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर आपको 6 लाइन छोड़ दीजिएगा आप, 6 से 7 लाइन, 6 to 7 लाइन। चलिए इतना बना लीजिए फटाफट। और कभी उस किसी को ट्राई करना हो ना तो अपनी बुक खोलना। कौन सी बुक? थर्ड वाली, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं है ना तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है, वो देखिएगा। वो देखकर ही आप बुक बंद करके सो जाओगे, ले करना ही नहीं है चैप्टर, क्योंकि वो फॉर्मेट समझ में नहीं आता है हमें। वो तो डिटेल, उसमें एक एक आइटम लिखा हुआ है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ। तो टेक योर टाइम, लिखते समय भी सोचिएगा कि ये क्या हो रहा है, और डाउट आए तो पूछिएगा। इतना हो गया? चलिए थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। तो मैं इधर थोड़ा सा इसको कलर भी कर देता हूँ, ताकि ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाए आपको ये कौन सी एक्टिविटी चल रही है। यहाँ कितनी जरूरत होगी सर गाइस? 5 to 6 लाइन्स। इधर भी 5 to 6 लाइन। सर 2 पेज का चलेगा? हाँ बिल्कुल, आप 2 पेज यूज करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे कंफ्यूजन हो रहा है तो ऑपरेटिंग को एक सिंगल पेज पे ले लीजिए, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को दूसरे पेज पे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आप देखिएगा कभी भी जब आपको मैं अपने हाथ से सॉल्यूशन भेजूंगा ना, देखिएगा मैं ऐसे ही करता हूँ। ऑपरेटिंग को एक सिंगल पेज में लेता हूँ, हाँ अगर बहुत बड़ा पेज होता है मेरा तो ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक पेज पे ले लेता हूँ, फाइनेंसिंग अलग पे। बट जनरली आई प्रेफर ऑपरेटिंग, क्योंकि वहां गड़बड़ होने के चांसेस सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग में ही होते हैं। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का तो आंसर आ जाता है, मेरी तरह है ना, सीधे साधे बेचारे। यार तुम लोग हंसते क्यों हो यार ऐसी बात? सच कह रहा हूँ, मेरी मम्मी मुझे यही बोलती है, राजा बेटा है मेरा। राम है राम। सर हाँ जी। सर इस कैश फ्लो स्टेटमेंट तो हम कैश का एनालिसिस करते हैं ना। हाँ कैश जो कैश बुक में जो बैलेंस आता है उसका नहीं, बैलेंस का एनालिसिस नहीं करते, हम कैश का एनालिसिस करते हैं कि ये जो कैश है वो मेरे बिजनेस में किस तरीके से इसका फ्लो हो रहा है। तो हमें पता है कि हमारे बिजनेस में डिफरेंट एक्टिविटीज रहते हैं, तो वी वांट टू नो दैट हमारे बिजनेस का जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है इन 3 एक्टिविटीज में ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। समझ में आया? सर थोड़ा थोड़ा देखो जैसे अब मैं अपनी बात लेता हूँ ना। हरीश तोलानी, हरीश तोलानी 3 काम करता है, ठीक, बिजनेस की बात नहीं कर रहा, हरीश तोलानी 3 काम करता है। तो मैं इनकम जनरेट करता हूँ, कैश जनरेट करता हूँ, ठीक, कैश या बैंक बैलेंस वॉट एवर जो भी तुम बोल दो। तो मेरे पास समझो 2 लाख रुपए कैश है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे इंस्टीट्यूट वाले काम से कितना इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, कितना हो रहा है, और मेरे सीए वाले प्रोफेशन से कितना हो रहा है, और मेरा नॉर्मल घर का जो खर्चा वगैरह है वहां से कितना हो रहा है। सो मुझे इतना तो पता है 2 लाख है, बट व्हाट आई वांट टू नो नाउ, आई वांट टू एनालाइज ऑल दीज 3 थिंग्स ऑफ माइंड। सिमिलरली एक जो बिजनेस है, बिजनेस का जो मेन काम है, बिजनेस के 3 मेन काम होते हैं। तो कैश बुक तो आपको सिर्फ बैलेंस बता देता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि जो कैश रोटेट हो रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, किस एक्टिविटी में से कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, जिसके बेसिस पर आप डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। मैं अभी आपको बताऊंगा अभी कि डिसीजन मेकिंग कैसे होती है।
कोई टीचर नहीं बताता, मैं बताऊंगा भी अभी कैसे डिसीजन मेकिंग होती है, सिर्फ कैसे कैश फ्लो हमें हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि आज मैं कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाला, आज मेरा काम था फॉर्मेट, फॉर्मेट मैंने करवा दिया, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट यूज कैसे होता है। हर्षिता क्लियर है? और सर जैसे कैश बैलेंस होता है तो उसका भी वही किसका किसका? कैश इक्विवेलेंट का। हाँ, हम लोग कैश और कैश इक्विवेलेंट को एक ही नजर से देखो अब तुम, ठीक है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, वो कैश का मतलब उनके लिए सिर्फ कैश नहीं होता, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सब उनके लिए बराबर होता है। ये तो हम छोटे लेवल पे बात करते हैं तो हमारे लिए कैश अलग है और बैंक बैलेंस भी हम लोग अलग नजरिए से देखते हैं। कंपनी के लिए तो ये सब एक ही है, सब कैश के बराबर है। हो गया गाइस? यस सर। तो जस्ट आई नीड योर 7 to 8 मिनट्स मोर, ताकि मैं आपको ये बता दूं कि ये कैश फ्लो में हेल्प कैसे करता है। चलिए गाइस, सबका हो गया? एनीवन लेफ्ट? नो। ओके, सो गाइस हमने फॉर्मेट बना लिया। तो अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें क्या पता चला? कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये पता चला कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कितना हुआ है। हमें ये पता चला कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कितना हुआ, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो हमारा कितना हुआ। ये हमें तीनों पता चला ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर। फॉर एग्जांपल आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आता है 50,000, ठीक है। जस्ट चेक करता हूं मैं ना, 50,000। एक्टिविटी का आपका आंसर आता है 2,50,000, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर आता है आपका माइनस में 1,80,000। का फाइनल आंसर आ गया। तो अब आपको आपका नेट फ्लो पता चल जाएगा। नेट फ्लो कितना? 250 प्लस 50,000 माइनस 1,80,000। मतलब मेरे हाथ में 1,20,000 रुपए कैश है, कैश या कैश इक्विवेलेंट है, जो इस तरीके से फ्लो हो रही है। अब आप बता सकते हैं कि मेरा बिजनेस अच्छा ऑपरेट कर रहा है कि बुरा ऑपरेट कर रहा है? नहीं बता सकते ना, तो इसलिए मैं बताता हूं। देखिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? पैसे का अरेंजमेंट। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? आपने इस साल लोन्स लिए हैं, पैसा लोन्स या फिर शेयर्स इशू करके आपने बिजनेस में पैसे का अरेंजमेंट करा है, तो आपकी लायबिलिटीज इस साल इंक्रीज हुई है, कैश का इनफ्लो हुआ है, ठीक। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या था? फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स नेगेटिव आ रहा है, मतलब इस साल आपने 1,80,000 रुपए, 2.5 लाख रुपए आपने लोन वगैरह पैसा अरेंज किया, और 2.5 लाख में से 1,80,000 जो है वो आपने इन्वेस्ट कर दिया है, एसेट्स खरीदे होंगे। और ये 50,000 ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग मतलब आपके बिजनेस का जो नॉर्मल फंक्शन है, तो मतलब आपने इन सब का यूज करते हुए 50,000 रुपए का इनकम जनरेट किया है। तो 2.5 लाख रुपए का पैसा मैंने लाया, उसमें से 1,80,000 रुपए के एसेट्स खरीद लिए, और 50,000 की मैंने इनकम भी कर ली। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है, पैसा लाया, पैसा लगाया भी, और प्रॉफिट अर्न भी कर लिया। सो दिस इज अ गुड इंडिकेटर कि मैंने पैसा लाया, उसका अच्छा यूज किया है मैंने। वो जो पैसा लाया वो फ्री पॉकेट में पड़ा नहीं हुआ है मेरे पास, मैं 2.5 लाख लाया, 1,80,000 लगा भी दिया, ठीक है। और फिर मैंने अपने ऑपरेशन से 50,000 का प्रॉफिट जनरेट भी किया है। अब ये कंपनी ए थी, लेट्स टेक कंपनी बी। कंपनी बी का कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बोलता है? बोलता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपने क्या किया है? इसको कैसे लें, एक मिनट। बोल रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपका 2 लाख पॉजिटिव आंसर आया, और इधर आपका ऑपरेटिंग का -5,000 आंसर आया, और इन्वेस्टिंग का आपका आंसर आया माइनस में ही 1,80,000। आपका जो नेट कैश है, मतलब कैश आपके पास कितना पड़ा है? 2 लाख माइनस 1,80,000 माइनस 5,000। मेरे पास कैश पड़ा है 15,000, जिसमें से ये 15,000 कैसे पड़ा? 2 लाख रुपए का लोन लिया है, 1,80,000 रुपए लगाए, एसेट्स खरीदे, और
प्रॉफिट तो मैंने अर्न ही नहीं करा, ये बड़ी बुरी पोजीशन है, ये बड़ी बुरी पोजीशन है। मैं पैसा लेकर आया, मैंने लोन लिया, उसको मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट भी किया, एसेट्स भी खरीदे, लेकिन मैं प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं पाया। समझ में आया? सो दिस इज हाउ। तो अब कंपनी ए को देखकर मैं सजेशन क्या दूंगा कि कंपनी ए बहुत अच्छा काम कर रही है, पर इनके पास 1,20,000 इनके पास प्रॉफिट जनरेट करने की कैपेसिटी है, पर इनके पास 1,20,000 रखा हुआ है, तो वो और ज्यादा इन्वेस्ट करे पैसा ताकि इनका और प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। ठीक है? और मैं क्या बोलूंगा इनको, मैं बोलूंगा देखो आपने लोन लिया है, आपने यूटिलाइज उसको इन्वेस्ट भी करा, पर आप एसेट्स को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हो। आप अपनी ऑपरेटिंग इफिशिएंसी को बढ़ाइए, आप अपने एसेट्स को बेटर तरीके से यूटिलाइज करिए। आपके पास पैसा है, आपने पैसे से एसेट भी खरीद लिए, पर उन एसेट्स का आप सही से यूज नहीं कर रहे हो। सही से यूज करिए ताकि आपके प्रॉफिट जनरेट हो सकेंगे, अदरवाइज आपको नुकसान हो जाएगा। समझ में आया? सर ये जो एक में 1,20,000 है वो क्या है? ये कैश पड़ा है अपने पास। ठीक है? तो क्या हुआ है, प्रॉफिट जनरेट करने की कैपेसिटी है, तो अगर जनरेट करने की कैपेसिटी है तो फालतू पैसा क्यों लगा के रखा, बचा के रखा हुआ है? हम बोलेंगे ना ये 1,20,000 बचा है, इसको भी यूज करिए और इसको भी आप इन्वेस्ट करिए, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करिए ताकि आप अपने ऑपरेटिंग इनकम को इंक्रीज करवा पाए, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी है, आप अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है? सो गाइस, सर तो फिर ऐसे कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूं। हमेशा देखिएगा कि ग्राफ कैसे आ रहा है कैश फ्लो का। गाइस बोलते हैं किसी भी कंपनी का कैश फ्लो का ग्राफ तब अच्छा माना जाता है जब वो एस शेप्ड में होता है। एस शेप्ड मतलब समझिए ग्राफ की एक सीधी लाइन है, अगर वो एस शेप्ड में है, एस मतलब ये ऐसा, तो दिस इज गुड पोजीशन। सर कैसे? गाइस ये जो फर्स्ट है ना, ये ऑपरेटिंग होता है, सेकंड होता है जो ये सेकंड फेज जो होता है ये इन्वेस्टिंग है, और ये थर्ड मतलब ये जो ये एरिया है ना, ये अच्छे से काम तो नहीं कर, हाँ ये एरिया जो है मेरा, ये ऑपरेटिंग है, ये वाला एरिया मेरा इन्वेस्टिंग है, और ये वाला एरिया मेरा फाइनेंसिंग है। ठीक है? ये ग्राफ है, ये पॉजिटिव साइड है और नीचे नेगेटिव साइड होता है, हमें पता है। तो ये देखो ये एस शिफ्ट अच्छा क्यों होता है? क्योंकि आपका ऑपरेटिंग जो है वो पॉजिटिव है, मतलब आप अपने बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से पैसा जनरेट कर रहे हो। और ये फाइनेंसिंग जो है ये भी पॉजिटिव, मतलब आप बिजनेस में पैसा ला रहे हो। और इन्वेस्टिंग नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव मतलब बुरा नहीं है, ये नेगेटिव ये बता रहा है कि आप जो पैसा आप लाए हो ना यहां से, वो आपने खर्चा भी किया है, पैसे को फालतू नहीं रखा है। तो पैसे को लाए, पैसे को खर्चा किया, और उससे आपने इनकम को जनरेट करा। इसलिए बोला जाता है कि कैश फ्लो तब अच्छा होता है जब वो एस शेप्ड होता है, तो वो एक अच्छा इंडिकेटर होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। समझ में आया ये गाइस? ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। बाबा की बात है ना, सीए होने का एक यही तो फायदा है कि हम आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इज इट क्लियर गाइस? दिस इज हाउ, दैट्स वाई ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, दैट्स वाई ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एनालिसिस का पार्ट है, ये आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स का एनालाइज कर रहे हैं, और जिस जो कैश है वो हमारे बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है, उसका एनालाइज अगर आप नहीं करोगे ना, तो आपका बिजनेस कभी भी ढंग से रन नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बहुत मैंडेटरी पार्ट होता है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। समझ में आया? ग्रेट गाइस, सो लेट्स समराइज टुडेज क्लास। हमने क्या किया गाइस? आज हमने फॉर्मेट समझा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। हमने कहां से स्टार्ट करा था? हमने ये बात करी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को कौन डील करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, याद रखिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में क्या लिखा हुआ है? उसमें फॉर्मेट दिया हुआ है और बताया हुआ है कि कौन सा आइटम किस एक्टिविटी में क्लासिफाई होगा और किस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन होगा। ऑन दैट बेसिस हमने फॉर्मेट देखा ये कि सबसे पहले ऑपरेटिंग का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है जो हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करा। फिर सेकंड इन्वेस्टिंग, और फिर फाइनेंसिंग।
और नीचे लास्ट में नेट आंसर आता है, उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ऐड करते हैं तो क्लोजिंग आंसर हमारा आ जाता है, ये इक्वल आना ही चाहिए। ये हमने समझा और मैंने आपको बड़े डिटेल में गाइस समझाया कि ये ऑपरेटिंग जो है ये किस तरीके से, ये ऐसा फॉर्मेट क्यों है, क्यों, क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को उठाते हैं, तो नेट प्रॉफिट में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, हमें सिर्फ ऑपरेटिंग चाहिए, तो सारे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को रिवर्स करते हैं। रिवर्स, माइनस नहीं करते, रिवर्स करते हैं। रिवर्स मतलब जो चीज नॉन ऑपरेटिंग है माइनस हो चुकी है उसको प्लस, और इनकम्स को माइनस। फिर सारे करंट एसेट्स, फिर वर्किंग कैपिटल का आंसर आ जाता है, फिर सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करते हैं। कैसे करते हैं? हंसने की बात होगी तो रोएंगे, रोने की बात होगी तो हंसेंगे। इसके एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो ऑपरेटिंग का फाइनल आंसर होता है। एंड दिस इज हाउ योर फॉर्मेट विल लुक अलाइक। एंड फिर मैंने आपको अपनी तरफ से एक स्पेशल चीज बताई कि कैसे एनालाइज किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को। सो इफ इट इज एस शेप्ड मतलब ऑपरेटिंग पॉजिटिव होना चाहिए, इन्वेस्टिंग नेगेटिव होना चाहिए और फाइनेंसिंग पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है। ठीक है? Yes, sir. ग्रेट गाइस। सो एनी डाउट इन टुडेज क्लास? नहीं? चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं गाइस। जय श्री राम।